हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा था और रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। इस प्रॉब्लम में रॉड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, सो देयर एक्सेलरेशन वाज 0। यहाँ पर रॉड इज एक्सेलरेटेड। ये डिफरेंस है सिचुएशन में, तो इसको एनालाइज करते हैं। व्हेन कंडक्टर मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स but variable velocity. So constant external force but variable velocity. Problem में given है rod starts moving from rest and we want to find out terminal velocity and velocity at time t. तो देखें इसमें as we can see that this rod can be replaced by a battery. So if at time t अगर हम velocity को v assume कर लें, then this rod can be replaced by a battery of bv into L, where L is length of the rod. v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, b नीचे की तरफ है माइनस के कैप, और v आई कैप है, आई कैप क्रॉस माइनस के कैप जे कैप हो जाएगा। तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव आएगा। इसकी वजह से किसी भी इंस्टेंट पर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट करंट I विल बी इक्वल टू BVL डिवाइडेड बाय R, एंड ड्यू टू दिस करंट ए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग विच विल अपोज इट्स वेलोसिटी, एंड दिस FB विल बी इक्वल टू ILB, which can be written as, if we put the value of I from equation 1, this comes out to be B square L square V divided by R. So now acceleration of this rod can be written as F minus FB divided by M, that is equal to dV by dt. F is a constant and FB is variable. So F minus B square L square V divided by R is equal to M dV by dt. This is general equation of motion for this rod. For terminal velocity, as you can see कि पार्ट ए में हमें टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कांस्टेंट हो जाती है फाइनली। तो एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर हम 0 हो जाना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो F शुड बी इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर VT बाय R व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ से हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है FR डिवाइडेड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर। So you can see that terminal velocity in this case is given by Fr divided by B square L square. Now second part है velocity at time t. velocity at time t के लिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में जनरल वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ पर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R, अगर आप देखें तो B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R की वैल्यू F डिवाइडेड बाई VT, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो F की टर्म्स में आ जाएगा हमारे पास। तो यू कैन सी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? F माइनस F डिवाइडेड बाय F, जो दिस यू कैन सी F इंटू R, तो F माइनस F इंटू V अपॉन VT इज इक्वल टू M dV बाई dt। ये आपकी इक्वेशन बन जा रही है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म्स में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो dv डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाई vt फ्रॉम 0 टू v comes out to be f by m 0 to t dt. On solving this we get minus vt ln 1 minus v by vt
फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू एफ टी बाई एम, ये सॉल्व कर सकते हैं एंड वी गेट v इज इक्वल टू वी टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एफ टी divided by mvt. So this formula can directly be used whenever a constant force is acting on conducting rod. So F will be replaced by constant force acting in any case, and this formula can be used, or you can say can be remembered to apply directly. तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। अगला जो प्रॉब्लम मैं इसमें बताऊंगा एग्जाम्पल लेके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स में फिर आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है और अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं तो एग्ज़ाम में आपको हमेशा इसका बेनिफिट मिलता है और आप बाकी लोगों से आगे हो जाते हैं। इसलिए जो चीज़ें याद रखी जा सकती